हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 14 पादपों में श्वसन स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक तथा एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ साथ होता है। जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटता है तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और जब छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं तब हम उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। एक्सर्गोनिक का मतलब होता है कि जो ऊर्जा शेपी और जब ऊर्जा निकलती है बाहर तो हम उसे एक्सर्गोनिक यानी कि ऊर्जा शेपी बोलते हैं। जब रिएक्शन में या प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है तब हम उसे एंडरगोनिक यानी कि ऊष्मा शोषी बोलते हैं। तो ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ साथ होते हैं, और एक्सर्गोनिक सेलुलर प्रोसेस है यानी कि ऊर्जा शेपी है, इसमें ऊर्जा निकलती है और ये कोशिका में होने वाला प्रोसेस है, कोशिका में होने वाली प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, अर्थात ये एंजाइम्स यानी कि विकरों द्वारा नियंत्रित होने वाली प्रोसेस है, जिसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन, टिश्यू रेस्पिरेशन यानी कि ऊतक श्वसन, डार्क रेस्पिरेशन यानी कि अंधकार या डार्क रेस्पिरेशन भी कहते हैं, से सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, और इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि वायवीय श्वसन की अधिकांश रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है क्योंकि रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव अपने भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीडेशन करके अपने विभिन्न वाइटल फंक्शंस के लिए, अपने आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब, श्वसन का मतलब भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण और उनसे ऊर्जा के निर्माण से होता है, और ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और जब कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं होता है तो उसके बाद फैट यूज होते हैं, और अगर फैट भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसके बाद प्रोटीन यूज होती है, और प्रोटीन के बाद अदर सबस्ट्रेट, यानी कि जब प्रोटीन भी उपलब्ध नहीं होगी तो कोई और अन्य सबस्ट्रेट अब श्वसन में यूज होगा। दो प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है प्लावी यानी कि फ्लोटिंग श्वसन रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है जीव द्रवीय यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सुक्रोज है, हेक्सोज शुगर है अथवा फैट्स होते हैं, तब रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? फ्लोटिंग कहलाता है, यानी कि प्लावी कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जब यूज होते हैं रेस्पिरेशन में तब हम उसको प्लावी यानी कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन यूज होता है तब हम उसको प्रोटोप्लाज्मिक यानी कि जीवद्रवी श्वसन कहते हैं। तो जब प्रोटीन यूज होती है तो पी से याद रखने के लिए, पी से प्रोटीन, पी से प्रोटोप्लाज्मिक है, और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है तब उसे हम फ्लोटिंग यानी कि प्लावी बोलते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप यानी कि एक्सेप्शनली जो
लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, यानी कि जो लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स होते हैं, दलहनी फसलें होती हैं, दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनमें जो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटीन का ऑक्सीकरण जो होता है, वो लेग्यूम सीड्स में वो वास्तव में फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है, ना कि प्रोटोप्लाज्मिक। अन्यथा जो प्रोटीन का जब ऑक्सीकरण होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन बोलते हैं। लेकिन लेग्यूम्स के सीड्स में प्रोटीन का ऑक्सीडेशन फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है, न कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीडेशन होता है फूड्स का या जी खाद्य पदार्थों का, यानी कि रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, अवायवीय और वायवीय, यानी कि एन एरोबिक और एरोबिक। एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्या कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो वायवीय यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें खाद्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी कि अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जबकि यहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा का निर्माण होता है और यहां पर अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेता है और यहां पर भाग लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस वाले जो रेस्पिरेशन में या तो इथाइल अल्कोहल बनता है नॉर्मली और लैक्टिक एसिड बनता है, और यहां पर CO2 और प्लस H2O का निर्माण होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीडाइज होता है, वो 2CO2 प्लस 2C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। नॉर्मली इसमें 2 ATP का गेन होता है। लेकिन जो वायवीय श्वसन है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है और वो CO2 प्लस H2O बनाता है, प्लस 36 और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। जो इसमें CO2 और H2O बनती है वो उसके लास्ट प्रोडक्ट होते हैं, और 6 CO2 और 6 H2O का इसमें फॉर्मेशन होता है और 36 और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। अवायवीय श्वसन का जो एग्जाम्पल है वो एक तो जो परजीवी होते हैं उनमें पाया जाता है और मसल्स में पाया जाता है और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया में, लोअर ऑर्गेनिज्म में, निम्न जीवों में, परजीवियों में और मसल्स में पाया जाता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है वो वायवीय श्वसन के साथ साथ होता है। जब हम ज़्यादा हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब हम कोई अधिक कार्य कर रहे होते हैं, उस समय वायवीय श्वसन के साथ साथ वहाँ पर अवायवीय श्वसन भी हो जाता है और वहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड के जमा होने से पेशी थकान होता है। इसे मसल फटीग बोलते हैं, मसल्स थक जाती हैं। मसल्स में और कुछ बैक्टीरिया में
एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो लैक्टिक एसिड के द्वारा होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऊर्जा बनती है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन जो होता है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये अवायवीय श्वसन के समान तो होती है, लेकिन इसमें दो मेन अंतर होते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कोशिका के बाहर होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें जो 2 ATP का नेट गेन होता है, ऊर्जा ATP के रूप में बनती है, और किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन में नॉर्मली जो ऊर्जा बनती है वो हीट के रूप में बनती है। और अगर फर्मेंटेशन सेल के अंदर होता है तब वो अवायवीय श्वसन के समान 2 ATP का निर्माण करता है। नॉर्मली उसमें ATP का निर्माण नहीं होता क्योंकि वो सेल के बाहर होने वाली क्रिया है। फर्मेंटेशन कुछ जीवाणु और कुछ कवकों के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है जो सेल के बाहर है, और नॉर्मली उसमें ATP का निर्माण नहीं होता है। और जो एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है, यानी कि जो एनर्जी उत्पन्न करने वाली जो प्रक्रिया है वो उसमें या तो इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक या ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह काम करते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन, और फर्मेंटेशन यानी किण्वन को नॉर्मली जो एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है उसके रूप में पहचाना जाता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि वायवीय श्वसन होता है उसमें जो फाइनल यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो ऑक्सीजन होती है। इसमें जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो H2O के साथ मिलकर, प्रोटॉन के साथ मिलकर H2O बनाते हैं। तो यहाँ पर जो O2 है वो इलेक्ट्रॉन प्लस H लेकर वो H2O का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करती है। तो लास्ट इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे नाइट्रेट। वो ऑक्सीजन नहीं होती। तो इसमें ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती। और जो फर्मेंटेशन है, किण्वन है, उसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है प्रोसेस का, यानी कि बाहर से कोई भी कंपाउंड यूज नहीं होता। तो वायवीय श्वसन में लास्ट अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और फर्मेंटेशन में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो इंटरमीडिएट होता है कंपाउंड का, यानी कि बाहर इंटरमीडिएट होता है प्रोसेस का, बाहर से कोई भी कंपाउंड यूज नहीं होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन और फर्मेंटेशन दोनों में ही अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब इसके साथ एक इफेक्ट आता है पॉस्चर इफेक्ट, पॉस्चर प्रभाव, पॉस्चर इफेक्ट। पॉस्चर इफेक्ट क्या कहता है कि इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑन रेस्पिरेशन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता का श्वसन पर जो इनहिबिटरी यानी कि रोकने वाला जो प्रभाव होता है हम उसे पॉस्चर प्रभाव कहते हैं, पॉस्चर इफेक्ट कहते हैं। या पॉस्चर इफेक्ट जो होता है वो क्या कहता है कि O2 की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन की जो उपलब्धता होती है वो डिक्रीज करती है रेट ऑफ शुगर ऑक्सीडेशन, यानी कि जो शुगर का जो ब्रेकडाउन होता है यानी कि शुगर का जो टूटना होता है उसका ऑक्सीडेशन जो होता है उस पर वो इनहिबिटरी प्रभाव डालता है, अर्थात वो उसको रोकता है। तो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता शुगर के ब्रेकडाउन को रोकती है, अर्थात श्वसन को रोकती है। तो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता जो होती है वो श्वसन पर इनहिबिटरी प्रभाव डालती है, इसे हम पॉस्चर इफेक्ट बोलते हैं। अब जो श्वसन है उस श्वसन में बेसिकली हमें 4 स्टेप्स छोटे छोटे पढ़ने होते हैं।
और इन वायवीय श्वसन में इन 4 स्टेप्स की सहायता से ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी का निर्माण होता है। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो पायरुविक एसिड के 2 मोल्स में परिवर्तित होता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये जो रिएक्शन होती है ये साइटोसोल में होती है या साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव में, या जो कोशिका द्रव का जो लिक्विड तरल भाग होता है जिसे साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म बोलते हैं उसके अंदर होती है। दूसरा स्टेप होता है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को जोड़ता है, उसका नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को जो दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, उसको जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें एक 2 कार्बन कंपाउंड होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, इसका निर्माण होता है। और जो ये एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण की जो रिएक्शन होती है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है। या इसको आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी कला, और आंतरिक जो कला होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, फिंगर लाइक उभार बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में होती है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर बोलते हैं, यानी कि बाह्य कक्ष बोलते हैं, क्योंकि ये आंतरिक कक्ष ये वाला होता है, बाह्य कक्ष ये वाला होता है, और इसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि ये वाली जो रिएक्शन है वो एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर में होती है। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ईटीसी भी बोल देते हैं कभी कभी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला पर होती है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, अगर ये सेल है ऐसे तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होगी, एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण यहाँ पर होगा, क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होगी, और ईटीएस इस इनर मेम्ब्रेन पर होगा, इनोमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया है, वायवीय श्वसन अगर जीवाणुओं में होता है, बैक्टीरिया में होता है, तब वहां पर जो ईटीएस होती है वो सेल मेम्ब्रेन पर या मीजोसोम्स पर होती है। यहां पर या तो होगी मीजोसोम्स में या सेल मेम्ब्रेन पर, यानी कि कोशिका कला में, क्योंकि बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ उभार बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ उभार बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। तो जो क्रेब्स साइकिल अगर बैक्टीरिया में होती है तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जगह वहां पर कहां होती है, साइटोसोल में होती है बैक्टीरिया। तो अगर वो जीवाणु में हो रही है तो वो कहां होगी क्रेब्स साइकिल, साइटोसोल में। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में होती है, एसिटाइल कोएंजाइम में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन बैक्टीरिया में साइटोसोल में होगी, ईटीएस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है, और अगर बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो वो मीजोसोम में अथवा सेल मेम्ब्रेन में होती है। ये चारों स्टेप्स के बाद जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ग्लाइकोलाइसिस में नॉर्मली 2 एटीपी गेन होते हैं, 4 बनते हैं लेकिन 2 उसमें यूज हो जाते हैं, लेकिन नेट गेन कुल जो
फायदा होता है वो 2 ATP का होता है। यहां पर जो बनते हैं वो NADH2 बनते हैं और साथ में यहां पर NADH2 भी बनते हैं, 2 मोल। क्रैब साइकिल में NADH2 प्लस कुछ FADH2 भी बनते हैं और ETS में ये जो NADH2 और FADH2 बनते हैं ये ETS में पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं और अब यहां पर जाकर इनसे ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का निर्माण होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन है उसमें जो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उससे जो एनर्जी निकलती है वो स्टेप बाय स्टेप निकलती है और जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोसोल में होती है, थोड़ा सा ATP बनते हैं, थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, बाकी एनर्जी NADH2 में पहुंचती है। ऐसी क्रैब साइकिल में और यहां पर भी NADH2 बनते हैं और ये NADH2 यहां से भी और क्रैब साइकिल से भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहुंचते हैं और यहां से ये ATP का निर्माण करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है सेकंड स्टेप में और फिर एसिटाइल कोएंजाइम से क्रैब साइकिल में CO2 और H2O बनते हैं और साथ में जो NADH2 और FADH2 यहाँ बनते हैं और NADH2 यहाँ बनते हैं, जो NADH2 यहाँ बनते हैं ये अब सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वहाँ जाकर अब ATP का निर्माण करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।